स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। अब से इसको हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों को बता दें कि लास्ट में हम वीडियो के एक प्रश्न भी पूछते हैं, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है, तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाओं का वर्णन है, ये उस 22 भाषाओं में प्लस इंग्लिश और राजस्थानी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। 22 जो 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं उनमें, और जो इंग्लिश है और राजस्थानी यानी कि 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। अगर हम पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये किसको दिया गया था? तो ये पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आपका, वो माखनलाल चतुर्वेदी को ये आपका पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये कब दिया गया था? तो 1955 में ये इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो पुस्तक जो थी वो इनकी हिम तरंगिनी जो इनकी पुस्तक थी, ये इनकी पुस्तक थी जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शिव कुमार शर्मा जो है ये आपके प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोगों को आगे की सीरीज के साथ भी जुड़ना है तो बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। और ये जो पीडीएफ होता है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो प्रसिद्ध संतूर वादक जो थे वो आपके शिव कुमार शर्मा थे। अगर हम साजिद हुसैन की बात करें तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपके एक संगीतकार हैं। ये क्या है? तो ये आपके एक संगीतकार हैं। वहीं अगर हम बिस्मिल्लाह खां की बात करें, यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह खां की भी बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो आपके सारंगी से संबंधित हैं। और निखिल बनर्जी को आपको याद रखना है। निखिल बनर्जी जो है वो आपके सितार से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये किस तारीख को हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, किसकी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि थी, उसको त्याग दिया था। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड से के बाद। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है और ये पूछ लिया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखते हैं। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है जलियांवाले बाग हत्याकांड से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो उसका राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। अगर हम इरविन की बात करें तो इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1926 से 1931 तक इसका कार्यकाल था। अगर डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का 1880 से 1884 तक इसका कार्यकाल था। और रिपिन का जो कार्यकाल था वो डलहौजी का यहाँ पे मैं मिसप्रिंट कर गया हूँ, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। तो जो इरविन का कार्यकाल था वो 1926 से 1931, और डलहौजी का जो कार्यकाल था वो आपका 1848 से 1856, और रिपिन का जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884 तक ये आपका कार्यकाल था। तो ये आपको याद रखना, ये कार्यकाल पूछ लिए जाते हैं आपके आरआरबी के स्पेशली एग्जाम्स में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में
विधान परिषद है। तो विधान परिषद की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर विधान परिषद की बात करें तो ये किस किस राज्य में है, तो पहला आपका आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा राज्य जो आता है वो आपका बिहार हो गया, तीसरा राज्य जो है वो आपका कर्नाटक है, चौथा राज्य जो आता है वो आपका है तेलंगाना, पांचवा राज्य आता है वो है महाराष्ट्र और छठवां राज्य जो आता है वो आपका यूपी है। तो इन 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद की सीटें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है येन कहाँ की मुद्रा है। तो अगर हम येन की बात करें तो ये जो मुद्रा है ये आपकी जापान की मुद्रा है येन, और जापान की कैपिटल क्या है, तो टोक्यो। टोक्यो जो है वो आपके जापान की कैपिटल है। वही हम मालदीव की अगर राजधानी की बात करें तो मालदीव की जो राजधानी है वो आपकी है माले। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल जो है वो आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो आपकी जकार्ता है। तो याद रखना है, मालदीव की माले है, जापान की टोक्यो है, दक्षिण कोरिया की सियोल है और इंडोनेशिया की क्या है, जकार्ता। और जापान की जो मुद्रा है वो येन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है 49वीं समांतर रेखा के बीच सीमा है। तो 49वीं समांतर रेखा है ये किसके बीच सीमा है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है वो 49वीं समांतर रेखा है। अगर हम भारत पाकिस्तान के बीच बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो आपकी है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच। अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करें तो 48वीं समांतर रेखा जो है, सॉरी 38वीं समांतर रेखा जो है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है, तो मेजिनॉट। मेजिनॉट जो रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। संयुक्त राज्य के बीच 49वीं रेखा है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 38वीं है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न आता है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है। तो उर्वरक क्रांति का संबंध जो था वो किस रंग से था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका धूसर। धूसर जो है वो उर्वरक क्रांति से संबंधित था। वहीं हम गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये किससे संबंधित थी, तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित थी। और स्वर्ण क्रांति की बात करें तो जो स्वर्ण क्रांति थी वो शहद और बागवानी, शहद और बागवानी से संबंधित थी ये आपकी स्वर्ण क्रांति। और काली क्रांति किससे संबंधित थी, तो काली क्रांति जो थी वो आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके खिलाफ लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ रही थी। और ये कब लड़ा गया प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और सिराजुद्दौला का शासनकाल क्या था, तो 1756 से 1757 तक ये सिराजुद्दौला का कार्यकाल रहा था। वहीं अगर हम इसमें बात करें जो सिराजुद्दौला खान था ये अलवर्दी खान का पोता था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम यूएन की स्थापना की बात करें तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 193 देश हैं और जो लेटेस्ट देश जोड़ा गया है वो आपका कौन सा है, तो सूडान जो है वो आपका लेटेस्ट देश है जो इसमें जुड़ा था। अगर वहीं हम यूएन की परमानेंट मेंबरों की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या 5 है। पहला आपका चाइना आता है, दूसरा आपका रसिया है, तीसरा जो है वो है यूके, चौथा फ्रांस है और पाँचवा जो आता है वो आपका यूएसए है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अगला प्रश्न आता है मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था। तो मोपला विद्रोह है जो वो ये आपका कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है वो आपका 1921 और 22 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह किसने नेतृत्व किया था, तो सैयद अली और सैयद फजल ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। और मोपला विद्रोह के ही आसपास 2 और आंदोलन हुए थे, वो महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आपका एक अवध किसान सभा थी, अवध किसान सभा जो कि यूपी में 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा, ये नेता थे बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा के। और एक एका आंदोलन हुआ, एका आंदोलन जो कि मदारी पासी से संबंधित है, ये अवध में ही हुआ 1921 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था। तो इंदुलाल याग्निक जो थे इनके द्वारा इसको तस्करी करके भारत लाया गया था। मैडम बीकाजी कामा की बात करें
तो 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ड में तिरंगा फहराया था। मैडम बीका जी कामा के द्वारा और क्या लाया गया था, तो वंदे भारत अखबार, जो वंदे मातरम अखबार था, वो मैडम बीका जी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो संगीत से संबंधित पुरस्कार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रैमी पुरस्कार जो है वो आपका सिर्फ संगीत से संबंधित है। और ग्रैमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में ग्रैमी की स्थापना की गई थी। और इसे देता कौन है ग्रैमी पुरस्कार को, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगर हम पहले भारतीय की बात करें तो पहले भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर जो थे, इनको 1968 में पहला ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। एल्बम इनका था बेस्ट मीट्स ईट्स, इनका जो एल्बम था वो कौन सा था, तो बेस्ट मीट्स ईस्ट, ये इनका एल्बम था। तो 1968 में इनको दिया गया था, पहले भारतीय बने थे ये। अगला आता है, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य होता है, इसकी चमकती सतह क्या कहलाती है, तो प्रकाश मंडल जो होता है वो सूर्य की चमकती सतह जो होती है वो कहलाती है। अगला प्रश्न आता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी एक पहल है, तो यूरोपीय संघ की ये एक पहल है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। और ये कब बनाया गया था, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। तो पहले भारतीय संचार उपग्रह की बात करें तो ये आपका एप्पल है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पहला भारतीय संचार उपग्रह पूछा गया है तो ये आपको बताना है वो कौन सा है, एप्पल है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 1981 में फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम आगे देखें तो जो रोहिणी है इसमें, वो रोहिणी किस में आता है, तो भारत का ये पहला स्वदेशी उपग्रह था, ये भी आपको याद रखना। अगला आता है, कंप्यूटर में भौतिकी मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखें तो उनमें से जो 40 प्रश्न आपके जीके जीएस और करंट अफेयर को मिला के पूछे जा रहे थे, तो 2 यानी कि 1 से 2 कंप्यूटर के भी प्रश्न बन रहे थे। तो कंप्यूटर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने को मिल जाते हैं, जो बेसिक्स कंप्यूटर्स होता है उसके प्रश्न मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा आउटपुट प्रक्रिया ये होती है। इसके बाद आता है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, तो आइकलर जो थे ये वर्गीकरण विज्ञान के जनक थे। अगला प्रश्न आता है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश पर नज़र रखता है। तो लाइकेन ये किस पर नज़र रखता है, तो लाइकेन जो होता है ये आपका वायु प्रदूषण पर भी नज़र रखता है, और इसको हम बायोडिग्रेडेबल के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है। तो एनएनपी का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। तो एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी इक्वल जीएनपी माइनस मूल्यह्रास जो होता है वो आपका एनएनपी होता है। सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का अर्थ क्या होता है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी में एनआईयू का जो अर्थ होता है वो आपका होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये आपका एनआईयू का फुल फॉर्म होता है। अगर हम आपसे अन्य फुल फॉर्मों की बात करें तो आपके लिए एक तो रोम हो जाता है, रैम हो जाता है, और सीपीयू हो गया, यूआरएल हो गया। तो रैम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यूआरएल का क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस करते रहेंगे, तो सारे आपके जो कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म है और बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम सारा कवर करा देंगे। बस आपको सीरीज के साथ रेगुलर जुड़ना है, और आप देखेंगे 15 से 20 प्रैक्टिस सेट के बाद कि आपका जीके जीएस में एनटीपीसी में आप किसी के भी मॉक लगाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाएं, तो आपका एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों को सीरीज जो है वो एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा प्रोम। प्रोम जो होता है वो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी का ग्रह वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद होता है क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो कहा जाता है वो जीव मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसको दिया गया था। वहीं अगर हम न्यूटन की बात करें
तो न्यूटन ने क्या दिया था, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। और केल्विन ने जो क्या है वो इंटरनेशनल तापमान की इकाई जो थी वो दी थी। तो टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि केल्विन जो है वो टेम्परेचर की इकाई होती है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो द्रव्यमान, बल, संवेग, वेग। तो इसमें से अदिश राशि जो है वो आपकी है द्रव्यमान, बाकी बल, संवेग और वेग ये आपकी सदिश राशि है। और अदिश राशि में और क्या आता है, एक तो द्रव्यमान हो गया आपका, इसके बाद गति आ जाती है और आयतन भी आपका जो है वो आपका अदिश राशि में आता है। आगे देखते हैं, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आप लोगों के लिए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बिहार से किसने किया था। खान बहादुर खान ने किया था, या कुंवर सिंह ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, या रानी रामकुमारी ने इसका नेतृत्व किया था बिहार से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बाकी आप लोगों को बता दें, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जीके, जीएस और साइंस की मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।